जिन्हें मात्र छत जैसी छोटी सी मंजिल तक जाना होता है, वे सीढ़ियों जैसे आसान रास्तों का प्रयोग करते हैं, किंतु जिन्हें कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना होता है वे अपने आत्मविश्वास के मार्ग का प्रयोग करते हैं। जी हां, आत्मविश्वास के बलबूते पर ही बनता है कोई इतिहास पुरुष। आज हम ऐसे ही एक इतिहास पुरुष की बात करेंगे। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। कल यानी जो कल बीत गया, भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, हमेशा याद किया जाएगा। अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक श्री बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। यही वो दिन है जिस दिन काल के क्रूर हाथों ने हमारे उस लाडले सपूत को शारीरिक रूप से मिटा दिया था, यानी उनका निधन हो गया था, किंतु वे इतिहास में अमर हैं और अमर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक वो नाम है जिनको भारत की आजादी के आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, यानी वो आंदोलन जिससे आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आप और हम एक आजाद भारत में जी रहे हैं। उसके जनक थे बाल गंगाधर तिलक। सन 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और हमेशा रहेगी। इस क्रांति से एक वर्ष पूर्व 1856 में 23 जुलाई को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर, जहां आज महाराष्ट्र स्थित है, वहीं के रत्नागिरी में एक गांव में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। तिलक जी के पिता गंगाधर राव पहले तो एक स्कूल के अध्यापक थे और बाद में प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षक भी बन गए थे, यानी डीआई हो गए थे। तिलक को पिता से विद्या और माता से धार्मिक भावना के संस्कार मिले थे। जब वे पुणे के सिटी स्कूल के छात्र थे, देखिए बचपन से ही ज्ञान और दिशा का पता चल जाता है बच्चे की। जब वे छोटे से थे और कक्षा 5 या 6 के छात्र थे, तो कक्षा में शिक्षक बाकी बच्चों से मैथ के सवाल कराते थे, वो तो कॉपियों पर करते थे, लेकिन बाल जबानी ही सारे आंसर्स दे देते थे। मैथ्स के सवालों के लिए भी तिलक को कभी कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ी, कलम की आवश्यकता नहीं पड़ी। 10 वर्ष की आयु में माता की छाया उनके सिर से उठ गई। ये कष्ट का समय था, और जब वे 16 साल के हुए तो उनके पिता भी चल बसे। इस विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़े तिलक। 1877 में उन्होंने बीए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, और उस समय फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन पास करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। 2 वर्ष बाद एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की। तभी से तिलक ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया, यानी देश और समाज की सेवा में लग गए। तिलक एक आदर्श शिक्षक और एक सफल पत्रकार भी थे। मैं हमेशा कहता हूं, आजादी के आंदोलन में जितने लोग लीड कर रहे थे, यानी नेतृत्व दे रहे थे, उनमें से 99% लोग पत्रकार थे, और पत्रकारिता से ही इस देश और दुनिया में अलख जगा रहे थे आजादी की। सन 1879 में उन्होंने अपने 2 अन्य मित्रों के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। न्यू इंग्लिश स्कूल, ये स्कूल राजकीय विद्यालयों से भी उत्कृष्ट शिक्षा देने और राष्ट्रीय विचारों वाले सच्चे देशभक्त तैयार करने के मकसद से खोला गया था। बहुत बड़ी दृष्टि थी तिलक की। एक ऐसा विद्यालय बनाया जो देशभक्त तैयार कर सके। इस स्कूल में 4 वर्षों के अंदर ही छात्रों की संख्या 1200 से अधिक हो गई थी। सन 1881 में तिलक की सामाजिक सेवा का दूसरा दौर शुरू हुआ।
उन्होंने मराठी भाषा में केसरी नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र भी साथ साथ निकाला। यद्यपि तिलक सन 1885 से ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय थे, तथापि राजनीति में वे पूरी तरह से सन 1889 में एक्टिव हुए। इस वर्ष उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस तथा मुंबई में ही आयोजित वहां की प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। यह दौर संवैधानिक आंदोलनों का दौर था। यह युग था उस तरह के आंदोलनों का कि जब हम देश की आजादी के लिए अलख जगाने का प्रारंभ कर रहे थे। उस वक्त समाज सुधारकों का एक दल अंग्रेजों का तीव्र विरोध कर रहा था, किंतु यह विरोध केवल कागजों तक था, ऊपरी था, सतही था। तिलक जनता को उत्तेजित करके खुलकर आक्रोशात्मक विरोध कर रहे थे। तिलक के प्रस्ताव पर एक दक्षिण समाज नामक संस्था का गठन किया गया। तिलक पहले राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे और फिर समाज सुधार की बात करते थे। वो कह रहे थे कि भैया पहले हमें राजनीतिक आजादी मिल जाए, उसके बाद समाज सुधार की बात हम पीछे कर लेंगे, अपने देश और समाज को हम बाद में सुधार लेंगे, पहले हमें आजादी तो मिले। किंतु उनके कुछ मित्रों को यह राय पसंद नहीं थी। उनके मित्र समाज सुधार और समाज सेवा को प्रथम स्थान पर रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर मित्रों से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज नामक संस्था से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। कांग्रेस के तमाम सदस्य मिलजुल कर काम करते थे, फिर भी उनमें भी यह मतभेद था कि पहले समाज सेवा या पहले आजादी। सन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। इसमें कांग्रेस के सदस्यों में ही परस्पर फूट पड़ गई और कांग्रेस दो दलों में बंट गई, उदारवादी दल और उग्रवादी दल। आपने सुना ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल में थे और तिलक उग्रवादी दल के नेता थे। इसको उग्रवादी दल भी कहना थोड़ा आपत्तिजनक हो सकता था, अभी भी हो सकता है, लेकिन उग्रवादी से यहां मतलब उग्र भावनाओं के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाना था। तिलक उस समय की अन्याय और अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहते थे। वे बार बार राजनीतिक स्वाधीनता और विदेशी माल के बहिष्कार के संकल्प को दोहराते थे, किंतु जो उदारवादी दल था उसके सदस्य थोड़ा बहुत नियमों में सुधार हो जाए उसी से काम चला लेना चाहते थे। तिलक पर अंग्रेजों द्वारा कई बार राजद्रोह का आरोप लगा गया। इन पर राजद्रोह का पहला मुकदमा उनके केसरी अखबार में प्रकाशित उनके लेख वीर पूजा के कारण चलाया गया, परंतु न्यायालय के निर्णय के बाद भी तिलक ने यही कहा कि मेरे लेख से राजद्रोह की कोई झलक नहीं मिलती, मैं निर्दोष हूं। अब वो तो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की अदालत ने उन्हें 18 महीने की कठोर सजा की घोषणा कर दी। जनता ने इस दंड को न्याय की हत्या घोषित किया और उसकी खूब निंदा हुई। कोलकाता में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा में गीता पर बड़ा व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान को सुनकर वहां के छात्रों ने उनको लोकमान्य कहते हुए एक मानपत्र भेंट किया। इसी के बाद तिलक लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोकमान्य माने जिनको जनता ने मान लिया हो, जनता के माने हुए लोकमान्य हुए। तिलक बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि कांग्रेस के केवल पढ़े लिखे तथा धनी वर्गों तक ही सीमित रहने से उनका उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। वे देश की स्वतंत्रता चाहते थे और यह तभी संभव हो सकती थी जब कांग्रेस को आम जनता के साथ जोड़ा जाता। उन्होंने साधारण जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर
अनेक कार्यक्रम चलाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था गणपति उत्सव, जो आज भी बहुत धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और दूसरा उत्सव था शिवाजी उत्सव। इन दो सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता में आत्मविश्वास की एक नई ज्वाला पैदा कर दी और उनका मनोबल इतना बढ़ा दिया कि देश की जनता अंग्रेज से टकराने के लिए समर्पित हो गई और लड़ पड़ी। बाद में ये उत्सव ही भारत की राजनीतिक चेतना के केंद्र बने। उन्होंने धार्मिक उत्सव का आधार लेकर राजनीति की जड़ें मजबूत की। इस प्रकार तिलक को स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता कहा जा सकता है, और वो सच्चे जन्मदाता थे। सन 1908 में केसरी में उनका एक और लेख छपा। देश का दुर्भाग्य नाम से छपे इस लेख के कारण उन पर फिर मुकदमा चलाया गया, फिर आरोप लगा और उनको 6 साल की सजा भोगनी पड़ी। तिलक पर लगे राजद्रोह के झूठे आरोप को सुनकर भारत के मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल कर दी, और भारत के मजदूरों के आंदोलन के इतिहास में यह पहली हड़ताल थी। बाद में तो बहुत हड़तालें हुई, आपने भी सुनी और देखी होंगी, लेकिन मजदूरों की पहली हड़ताल तिलक जी के समर्थन में हुई थी। तिलक को बर्मा की म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया। जेल में तिलक को एकाकी जीवन बिताना पड़ा। वहां उन्होंने गीता रहस्य नामक विश्वविख्यात पुस्तक लिखी। तिलक की एक पुस्तक है, उसका नाम है गीता रहस्य। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना। इस पुस्तक ने देश की राजनीति को स्वराज्य की ओर उत्प्रेरित किया। तिलक ने जनता को बताया कि कर्म का राष्ट्रीय फल ही स्वराज्य है। जेल से छूटने के बाद वे पुनः देश सेवा में लग गए। उन्होंने जनता को स्वशासन की प्रेरणा दी और कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। उसके बाद उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। वे देश में अपना शासन और अपनी व्यवस्था चाहते थे। सन 1906 में मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी और विदेशी शासन उसे कांग्रेस के विरुद्ध भड़का रहा था। यही मुस्लिम लीग है वो जिसने बाद में पाकिस्तान बनवाया। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस में सम्मिलित हो चुकी थी। होम रूल लीग की विधिवत स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई थी। वास्तव में ये कार्य तिलक के राजनीतिक जीवन की महान सफलता का द्योतक था। होम रूल लीग की स्थापना ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था। इसी समय कांग्रेस का एक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस समय तक उग्रवादी और उदारवादी दोनों दलों में समझौता हो गया था। उदारवादी धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हट रहे थे और कांग्रेस में तिलक सर्वमान्य नेता हो गए थे। मुस्लिम लीग से भी कांग्रेस का समझौता हो चुका था। भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को ब्रिटिश लोक पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसी समय तिलक इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में भी तिलक ने पूर्ण स्वराज्य के लिए उद्घोष कर दिया, जय घोष कर दिया और कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां हुई सभाओं का आयोजन आज भी पूरी दुनिया के इतिहास में चर्चा का विषय है। उन्होंने अनेक हैंडबिल बंटवाए और ब्रिटिश में लंदन में ऐसा माहौल बना दिया कि भारत के साथ वाकई जाति हो रही है। इसी बीच इससे घबरा करके वहां की अंग्रेज सरकार रोलेट एक्ट ले आई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में संगठन एक्टिव हुए, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी रोलेट एक्ट को सहन न कर पाए और उसके विरोध में उन्होंने गांधी का असहयोग आंदोलन यहां जुड़ता है। आपको याद दिला दूं कि असहयोग आंदोलन भी आजादी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसका पता चलते ही इंग्लैंड से तिलक भारत लौट आए और मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू हो गया। पूरे देश में इसके विरुद्ध नारे लगाए गए। 6 अप्रैल को विभिन्न भागों में हड़ताल हुई, प्रदर्शन किए गए। इसी एक्ट के खिलाफ
जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था, वो आपको याद होगा ही। बहुत निंदनीय, बहुत घटिया काम किया था जलियांवाला बाग में अंग्रेज अफसरों ने। लगातार अथक परिश्रम, मांडले जेल की यातना और फिर इंग्लैंड की ठंडक ने तिलक के शरीर को जीर्ण शीर्ण कर दिया था, जर्जर कर दिया था। वो रुग्ण हो गए थे। जुलाई 1920 ईस्वी के प्रारंभ में उन्हें मलेरिया हुआ। अंतिम सप्ताह में निमोनिया भी हो गया और उनकी दशा बिगड़ने लगी। बुलंद आवाज मंद पड़ने लगी, दृष्टि और श्रवण शक्ति मंद हो गई। सभी उपचार फेल साबित हो रहे थे और अंत में अगस्त 1920 को भारतीयों को पूर्ण स्वराज के लिए उत्प्रेरित करने वाले भारत माता के इस सपूत को क्रूर काल ने हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। ये थे लोकमान्य तिलक, हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला के प्रथम मशाल बनने वाले तिलक। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, सदैव आनंद में रहना और तिलक जैसे महापुरुषों को पढ़ते रहना, उनकी जीवनी को दोहराते रहना, ताकि आप भी इतिहास में नाम स्थापित कर सकें, अपना काम स्थापित कर सकें। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।